जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? में रहने का अधिकार नहीं रहती, मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात है 18 जुलाई 2017 की। तमतमाई हुई बहन मायावती संसद से बाहर निकल गई थी। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के सांसद, रोकते रह गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। बहन जी राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने उन्हें निर्धारित 3 मिनट से ज्यादा बोलने पर रोक दिया। उन्होंने गुस्से में वहीं इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसी दिन शाम को उन्होंने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 20 जुलाई को उसे स्वीकार भी कर लिया गया। उस रोज मायावती प्रचंड आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस जनता के दम पर उन्होंने ये हैसियत हासिल की है, वो जनता उनके साथ है। उस दिन वो प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा करती थी और इसकी वाजिब वजहें भी थीं। लेकिन केवल 8 साल में बहन जी शिखर से शून्य पर आ चुकी हैं। और यह कोई मुहावरा नहीं है, इन 18 वर्षों में सिरे से बदल चुकी राजनीति की सच्चाई है। भारत की संसद में बीएसपी शून्य होने जा रही है। लोकसभा में तो उसका खाता न 2014 में खुला और न ही 2024 में, लेकिन अब राज्यसभा में भी बीएसपी की भागीदारी 0 होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8 और सपा बसपा के 1-1 सदस्य हैं। बीएसपी के इकलौते सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्टी की संसद में मौजूदगी पूरी तरह से 0 हो जाएगी। बीएसपी के 36 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब संसद के दोनों सदनों में बीएसपी 0 होगी। तो बीएसपी की यह हालत कैसे हुई, किसने की और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे बढ़ने से पहले जरा 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की टैली देख लीजिए। संख्या 403 सदस्यों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी अकेले दम पर 206 सीटें लेकर आ गई थी, पूर्ण बहुमत। समाजवादी पार्टी 97 सीटों पर और बीजेपी केवल 51 सीटों पर सिमट गई थी। यह बीएसपी की राजनीति का शिखर था। अब यह अपने आप में बहस का विषय है कि इसके पीछे मान्यवर कांशीराम के लिए बहुजनों में उपजी प्रचंड सहानुभूति और सम्मान की लहर थी, या बहन मायावती का राजनीतिक कौशल। क्योंकि इस चुनाव से केवल 1 साल पहले 9 अक्टूबर 2006 को 72 साल की उम्र में मान्यवर कांशीराम का निधन हो गया था। इसके केवल 2 साल बाद 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 21 सीटें जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। आज वही बीएसपी बहुजन राजनीति के उभार पर उत्तर प्रदेश में केवल 1 विधायक की पार्टी रह गई है और लोकसभा में 0 सांसद की। तो क्या मायावती ने कुछ भूलें की हैं? उन्होंने विशाल जनता का अर्जित विश्वास खोया है, या फिर यह अवसान की एक स्वतः स्फूर्त राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है? इसे समझने से पहले जरा विद्रोहिणी फूलन देवी को सुनिए। मायावती क्या है? मायावती ने क्या देखा है? मायावती ने क्या देखा है और मायावती ने क्या करा है? गरीबी मायावती ने देखी नहीं, शोषण अत्याचार मायावती ने देखा नहीं। मायावती ने देखा पैसा पैसा पैसा। पैसा के लिए हमारे बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो हाथी है, उसने जाके कभी इस खूंटा में बांधने का काम करा, कभी उस खूंटा में बांधने का काम करा। जिन ज्यादा पैसा मिल गया वहीं टिका दिया, बीजेपी के साथ हो गई। तो मायावती क्या है? मायावती तो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी एक। ये बात फूलन देवी ने कोई 25 साल पहले कही थी और यह सुनने में बहुजन राजनीति के समर्थकों को बहुत बुरी लग सकती है,
लेकिन फूलन देवी की चिंताओं को क्या हवा में उड़ाया जा सकता है? यहां एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना शायद उचित हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसे जैसे ऊपर उठी है, वैसे वैसे बीएसपी नीचे गिरती गई है। 2007 से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, विधानसभा में बीएसपी की सीटें आई 206 और बीजेपी 51 पर सिमट गई। 2012 में बीएसपी की सीटें आ गई सीधे 80 पर और बीजेपी लगभग स्थिर रही 47। लेकिन इसके अगले साल 2017 में बीएसपी की सीटें आ गई 19 पर और बीजेपी पहुंच गई 312 पर। और इसके अगले चुनाव में यानी 2022 में बीएसपी आ गई 1 पर, जी हां 1 पर, और बीजेपी 255 पर। अब जरा इन 4 चुनावों में बीजेपी और बीएसपी का वोट परसेंटेज भी समझ लीजिए। बीजेपी 2007 में 16% वोट शेयर पर थी, 2012 में 15% पर, यानी लगभग उतना ही। फिर 2017 में सीधे 39% पर पहुंच जाती है बीजेपी और इसके अगले चुनाव में यानी 2022 में 41% के भी पार। अब दूसरी तरफ बीएसपी का वोट परसेंटेज देख लीजिए। 2007 में उसने 31% वोट हासिल किए थे, इसके अगले चुनाव में गिरकर 26% पर आई। इसके अगले चुनाव में यानी 2017 में 22% वोट शेयर पर और इसके अगले चुनाव में यानी 2022 में 12.8% पर और लोकसभा चुनाव में तो 9% ही। मतलब बीजेपी 4 चुनाव में 16% वोट से 41% पर पहुंच गई और बीएसपी 30% से 9% पर आ गई। अब एक बार फिर से फूलन देवी को सुनिए। पैसे वालों की पार्टी, 3 जातियों की पार्टी है बीजेपी। उसके साथ हमारी बहन मायावती अपना हाथी को लेके पीछे चल पड़ी। अपनी समाज बेच दी, दलित बेच, सब दलित बेच दिया। क्या करा उसने मायावती ने? अगर उसने गरीबी देखी होती, दलितों के ऊपर अत्याचार देखा होता, गरीबों का शोषण देखा होता तो ऐसा नहीं करती। फूलन देवी की यह बात बहुत ही चुभने वाली है, कुछ ज्यादा ही। लेकिन बीएसपी की राजनीतिक यात्रा में वो मोड़ आ चुका है जब 25 साल पहले कही गई कोई बात उस दौर से कहीं ज्यादा सुनी और परखी जाने लगी है। तो क्या यह बहुजन की राजनीति से सर्वजन की राजनीति को चुनने की कीमत है? आपको याद दिलाएं कि 14 अप्रैल 1984 को बनी जिस पार्टी का नाम और नारा ही बहुजन था, उसे 2007 में पोंछ दिया गया। 23 साल तक बीएसपी का नारा रहा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। उसके ऊपर 2007 में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा गढ़ा गया। यह बीएसपी की राजनीति में सतीश मिश्रा की बढ़ती धाक का नतीजा था। उन्होंने जनवरी 2004 में बीएसपी ज्वाइन की और इसके कुछ ही महीने बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया और 6 महीने बाद जुलाई 2004 में राज्यसभा भेज दिया गया। उन्होंने ही ब्राह्मणों के साथ दलितों के गठजोड़ का फॉर्मूला सुझाया कि जिसकी जितनी तैयारी होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। कि सर्व समाज में से जो समाज जितनी तादाद में बीएसपी में जोड़ेगा उतने उसको टिकट मिल जाएंगे। उसी के हिसाब से अब उसको भागीदारी मिलेगी। बीएसपी के रणनीतिकार समझ ही नहीं सके कि 1992 बाबरी के बाद से ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर रहा है, वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो एकाध चुनाव के लिए अपना रंग तो बदल सकता है लेकिन अपनी राजनीति नहीं छोड़ सकता। अगले ही चुनाव में यह बात साफ हो गई और समझ में आ गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे मौके की तरह लिया और गैर जाटव दलितों और गैर यादव पिछड़ों के साथ एक नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। 2014 में मोदी के साथ हिंदुत्व की आंधी में जब इसने असर दिखाया तो सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ा। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और लोकसभा की 10 सीटें हासिल की। लेकिन इसके अगले चुनाव में यानी 2024 में फिर से गठबंधन तोड़ दिया और बीएसपी फिर से शून्य पर आ गई। वहीं बीजेपी ने भारी नुकसान के बावजूद उत्तर प्रदेश में 33 सीटें जीती, लेकिन 36 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। आज हालत यह है कि करीब 2 दशकों तक कांग्रेस भाजपा की राजनीति के बीच एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभरने वाली बहुजन समाज पार्टी
सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। मान्यवर कांशीराम ने बहुत सचेत तरीके से दलित पिछड़े समुदाय के हर तबके से नेतृत्व तैयार किया था। आज उनमें से ज्यादातर बहन जी का साथ छोड़ चुके हैं या उन्हें निकाल दिया गया। बलिहारी बाबू, इंद्रजीत सरोज, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, जंग बहादुर पटेल, लालजी वर्मा, राम लखन वर्मा, रामचल राजभर, अशोक सिद्धार्थ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे पके पकाए नेताओं को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांशीराम के वफादार और बीएसपी के संस्थापकों में से एक राज बहादुर तक को निकाल दिया गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जुगल किशोर, दारा सिंह चौहान और मलूक नागर जैसे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ओम प्रकाश राजभर और कांशीराम के शिष्य सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल भी एनडीए का हिस्सा हो गई। मायावती इसके होने वाले नुकसान का अंदाजा ही नहीं लगा पाई। अब एक तरफ बहुजनों में बीजेपी ने गहरी पैठ बनाई है तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता ने एक अलग किस्म की चुनौती खड़ी की है। अखिलेश यादव पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई भी भूतपूर्व नहीं होता और न ही संभावनाएं कभी खत्म होती हैं। मायावती चाहें तो एक पारी और खेल सकती हैं। सच कहा जाए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को कारगर चुनौती देने की क्षमता रखने वाली इकलौती नेता है। वो जिस दिन भी ऐलान करेंगी कि इस हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, एक सैलाब उनके पीछे खड़ा होने को तैयार बैठा है। सवाल केवल इतना है कि क्या मायावती खुद इस नेतृत्व की चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।